Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आज 10वीं जमात के इस नए वीडियो में सेकंड सेमेस्टर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक 3rd यूनिट की एक पोएम जिसका टाइटल है Stopping by woods on a snowy evening. 3.3 Stopping by woods on a snowy evening. ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं अंसारी राशिद अख्तर BMC एजुकेशन स्टैंडर्ड 10 उर्दू मीडियम इस चैनल पर आपके सामने हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज से। इस पोएम के साथ जो वार्मिंग अप एक्टिविटीज हैं उसमें चिट चैट में हमें कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज करनी है। इससे पहले आपको कहा गया कि वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको उसे पूरी तवज्जो से करना होगा और इन वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ की मदद से आप अपने राइटिंग स्किल और पर्सनल रिस्पॉन्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब आसानी से बना सकते हैं। तो ध्यान रखें, आपको राइटिंग स्किल एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वेयर डिड यू गो फॉर पिकनिक रिसेंटली? ओके, यहाँ पर अभी तो चूँकि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि वेयर डिड यू गो फॉर अ पिकनिक रिसेंटली ना, रिसेंटली मतलब जब भी आप गए होंगे तो लास्ट टाइम आप कब गए थे। तो हो सकता है लॉकडाउन लगने से पहले आप कहीं पर गए होंगे, तो गौर कीजिए और बताइए। अच्छा, इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा कि वी वेंट, है ना। देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो डिड और गो लगा हुआ है ये पास्ट टेंस है। आंसर में हमें वेंट यूज करना होगा। तो आप इस तरह कह सकते हैं, सपोज अगर आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पर गए, सपोज आप महाबलेश्वर गए, तो आप कह सकते हैं वी वेंट टू महाबलेश्वर फॉर पिकनिक रिसेंटली। या आप कह सकते हो वी वेंट टू न्यू दिल्ली फॉर पिकनिक रिसेंटली। या आप इस तरह भी कह सकते हैं वी वेंट टू अ हिल स्टेशन, ना वी वेंट टू मुंबई। जिस जगह भी आप गए होंगे, राइट, सबका जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, सेंटेंस इसी तरह बनेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु ऑल अकम्पनीड यू? एंड अकम्पनीड, देखिए इसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। मेन वर्ड है कंपनी, उसमें AC लगाकर बन गया अकम्पनी,
और फिर उसमें IED लगाकर उसको पास्ट टेंस कर दिया गया। इस तरह जो AC शुरू में लगाया वो प्रीफिक्स हो गया और लास्ट में जो IED लगा हुआ है वो सफिक्स हो गया। तो अकम्पनीड यू, अकम्पनीड का मतलब है आपके साथ कौन कौन थे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर माय फैमिली या फिर माय फ्रेंड्स। हु अकम्पनीड यू, माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, या जो भी आप उसमें जिसके साथ भी आप गए होंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट। ना देखिए अब यहाँ पर हमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई डिड यू सिलेक्ट दैट पिकनिक स्पॉट, आप उसी जगह पर क्यों गए थे। तो डिफरेंट रीजंस कैन बी देयर। जैसे आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर गए होंगे तो आप लिख सकते हैं कि आई लाइक विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, दैट्स व्हाई वी वेंट देयर। या आप किसी हिल स्टेशन पर गए हैं तो आप कह सकते हो कि वी लाइक नेचुरल सराउंडिंग, दैट्स व्हाई वी वेंट टू अ हिल स्टेशन। ओके, या फिर आप किसी बीच पर गए हैं तो दैट सीन अट्रैक्ट्स यू, लाइक दैट। इस तरह अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जो यहाँ पर आप बता सकते हैं ना। वी वेंट टू महाबलेश्वर बिकॉज आई लाइक नेचुरल क्लाइमेट बिसाइड्स द हिल्स एंड माउंटेन्स। अगर आप न्यू दिल्ली गए थे तो आप कह सकते हैं कि आई लाइक विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस और समथिंग लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट गेम्स, फूड, साइट्स डिड यू एंजॉय देयर। अच्छा, इस पर हम 3 क्वेश्चन बना सकते हैं एक एक करके। पहले हम पूछते हैं व्हाट गेम्स डिड यू एंजॉय देयर। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से गेम्स खेले। आंसर हो जाएगा वी प्लेड म्यूजिकल चेयर, वी प्लेड अंताक्षरी, वी प्लेड डिस्क थ्रोइंग, we played volleyball, we played hide and seek, right? Then similarly we can have a question on what food did you enjoy. तो अगर आप जिस जगह पर गए हैं वहाँ के जो स्पेशल फूड होते हैं उसके बारे में आप कह सकते हो, राइट? जैसे आप मुंबई में अगर चौपाटी गए हुए हैं तो यू कैन से लाइक वी enjoyed आइसक्रीम्स इन प्लेट्स, है ना, जो चौपाटी का स्पेशलिटी है। या किसी और जगह पर आप जाते हो, सपोज आप हैदराबाद गए तो यू कैन से लाइक वी एंजॉयड हैदराबादी बिरयानीज। देन किसी और प्लेस पर जाते हैं, है ना, तो वहाँ के जो फूड आइटम्स है उन आइटम्स के नाम हमें बताने हैं। उसी पर साइट्स यानी मंजर, आपने कौन कौन से मनाजिर वहाँ पर देखे। तो हर लोकेशन पर अलग अलग होते हैं। जैसे आप हिल स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ पर सनसेट या सनराइज, ना, सूरज तुलू होता है सनराइज, या फिर सूरज गुरूब होता है सनसेट। ये 2 मनाजिर वहाँ के फेमस होते हैं। देन उसके अलावा लेक्स होती हैं, राइट? उसके अलावा फॉल्स होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं। देन नेचुरल क्लाइमेट्स होते हैं, ट्रीज, फॉरेस्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, राइट? हिस्टोरिकल प्लेसेस में आप उन प्लेसेस के नाम बता सकते हो। सपोज यू विजिट न्यू दिल्ली, यू कैन से लाइक वी विजिटेड द रेड फोर्ट। या आप आगरा गए थे तो यू कैन से वी विजिटेड ताजमहल, राइट, लाइक दैट। Then, now coming to the next question, what did you feel when it was time to return home? जब आप घर वापस आ रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था ना। तो जब हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं और हम वहाँ से रिटर्न हो रहे होते हैं तो वी फील लाइक कि हमें और रुकना चाहिए, है ना। हाँ, तो यहाँ पर वी कैन से we wanted to stay for more time. That was our feeling.
चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें टॉपिक की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पोएम है, पहले उसके राइटर यानी उसके जो ऑथर है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके बारे में। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। उनका जो पीरियड है वो है 1874 से लेकर 1963 का। He was an American poet. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. ओके बच्चों, यहाँ पर कुछ खास चीज़ें जो मैं बता दूँ कि अमेरिकन पोएट, दुनिया में इंग्लिश के जितने भी राइटर्स और पोएट्स हैं उनको 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है ब्रिटिश और दूसरा होता है अमेरिकन, और दोनों में एक तरीके से कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोएट हैं। उनकी खास बात यह है कि रियलिस्टिक डेपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, है ना, कि देहाती जिंदगी को वो बिल्कुल रियलिस्टिक डेपिक्ट करते हैं, पेश करते हैं। जिसे हम लोग उर्दू में हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, तो उसमें वो हमेशा देहात की ज़िंदगी को बयान करते हैं। उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम्स में ऐसे ही मनाजिर को लेकर आते हैं। और साथ साथ अमेरिकन कोलोकियल स्पीच, कोलोकियल कहते हैं इलाकाई ज़बान को, यानी हर इलाके, हर गांव, हर शहर में अपने कुछ इलाकाइयत होती है जिसका असर वहाँ की ज़बान पर होता है ना। जैसे अगर हम उर्दू की ही बात कर ले तो अलग अलग शहरों में जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से उर्दू बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश का भी मामला है कि हर इलाके में, हर शहर में ज़बान जो है उसका लहजा बदलता जाता है। He is one of the most popular and critically respected poet of 20th century, है ना। वो बहुत ही मशहूर हैं और सबसे ज़्यादा अजीम शुरा में उनका शुमार होता है। He received Pulitzer Prizes for poetry. Pulitzer Prizes जो होता है वो साल में एक मरतबा एक किसी शायर को दिया जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उनकी पोइट्री की बुनियाद पर उनको ये प्राइज 4 मरतबा मिल चुका है। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ लिटिल इंसिडेंट हैपनिंग इन अ स्नोई इवनिंग। As a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scenes in the woods. He stops to enjoy, but his mind urges him to go on. देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस पोएम का इंट्रोडक्शन, या उसे हम सेंट्रल थीम भी कह सकते हैं, वो दिया हुआ है कि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ स्नोई इवनिंग में, कि शाम का वक्त है और स्नो है। स्नोइंग मतलब जिस तरह हमारे शहरी इलाकों में हम देखते हैं बारिश हो रही होती है बारिश के दिनों में, तो जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर बारिश की जगह स्नो बरस रही होती है ना, बर्फबारी हो रही होती है। तो ऐसे ही एक बर्फबारी वाली शाम थी और उस शाम में एक वाकया पेश आया कि पोएट रास्ते से गुजर रहे थे एज अ ट्रैवलर, है ना, वो रास्ते से सफर करते हुए जा रहे थे। ही इज फैसिनेटेड बाय ब्यूटीफुल सीन्स। फैसिनेटेड कहते हैं रागिब हो जाना, किसी की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो हो जाना। तो वो ब्यूटीफुल सीन्स इन द वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगलात को ना, कि जंगलात से मुराद यहाँ पर जो दरख्तों के झुंड लगे हुए हैं, उन दरख्तों में वो मंजर उनको बहुत अच्छा लग रहा है और वो मंजर देखकर वो वहां पर ठहरना चाह रहे हैं। ही स्टॉप्स टू एंजॉय बट हिज माइंड अर्जेस हिम, है ना, वो रुककर उसको और एंजॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो माइंड है वो उनको वो करने के लिए मना कर रहा है और वो अर्ज कर रहा है। अर्ज मीन्स टू रिक्वेस्ट पैशनेटली ना, वो उनका जो माइंड है उनको वो वहां से चलने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है मंजर। पहले हम पूरी पोएम को एक मरतबा पढ़ेंगे।
आपको भी रीड करना रहेगा और रीडिंग के बाद फिर हम एक एक स्टांजा को समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है। बेसिकली उसमें देयर आर 4 स्टांजाज इन द पोएम और हर स्टांजा में देयर आर 4 लाइन्स। ओके, टाइटल स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। फर्स्ट स्टांजा है whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. I'll read again. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा पर। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flag, of easy wind and downy flag. Now the last stanza. The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. बच्चों एक खास बात यहाँ पर, ये जो लास्ट स्टांजा में जो लाइन्स यूज़ की हुई हैं बहुत ही मीनिंगफुल लाइन्स हैं और हमारे भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने तकारीर में इन लाइन्स का यूज़ किया करते थे। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Author Robert Frost. चलिए अब आगे बढ़ते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन एक एक स्टांजा हमारे सामने वैसे आ रहा होगा, हम एक एक लाइंस को रीड करेंगे और साथ में ही उसके मीनिंग को भी समझते चलेंगे। फर्स्ट लाइंस है whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. देखिए यहाँ पर एक पहले तो उन्होंने मंजर को बताया कि whose woods these are, I think I know. जिस जगह पर राइटर खड़े हैं वो जंगलात किसके हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बच्चों ये जंगलात किसके हैं, ये क्या मतलब होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जहाँ पर इस तरह से दरख्तों की भरमार होती है, दरख्तों की पैदावार ज़्यादा होती है, वो इलाके गवर्नमेंट मुख्तलिफ लोगों को
टेंडर पर देती है और वहाँ के जितने दरख्त होते हैं उनकी देखभाल, उनकी कटाई, उससे हासिल होने वाली लकड़ियाँ, ये सारा हिसाब किताब उस शख्स को करना होता है। अब चूंकि वो एरिया गवर्नमेंट ने उसे दिया हुआ है, इसलिए वो पब्लिक के लिए अलाउड नहीं होता कि वहाँ कोई जाए और उन दरख्तों से लकड़ियाँ काटे या उसे यूज़ करे। ओके, तो यहाँ पर उस पस मंज़र को ध्यान रखें। राइट, पोएट कहते हैं हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, है ना, कि ये जंगलात किसके हैं, शायद मुझे पता है। आई थिंक का मतलब मेरे ख्याल से, है ना, इसे हम शायद भी कहते हैं कि शायद मैं जानता हूँ ये जंगलात किसके हैं। हिज हाउस इज इन द विलेज, तो कि उसका जो घर है, उस शख्स का घर विलेज में है, दो, है ना, दो यानी हालांकि। He will not see me stopping here, और जब मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, so he will not see me to watch his woods fill up with snow, कि मैं यहाँ खड़े होकर उसके जंगलात को वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो कि fill up with snow, कि बर्फ से fill up है मतलब ढके हुए हैं ना, बर्फबारी हुई है तो दरख्तों के ऊपर बर्फ जमी हुई है। उस मंजर को जब मैं देख रहा हूँ तो उस जंगलात का जो मालिक है, he cannot see me, वो मुझे नहीं देख पाएगा, मैं यहाँ पर ठहर कर उसे देख सकता हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले राइमिंग वर्ड्स हम देख लेते हैं, जिसकी मदद से हमें राइम स्कीम देखना होगा। राइमिंग वर्ड्स आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि हर लाइन के जो लास्ट वर्ड्स होते हैं उसमें हमें उसके राइमिंग्स चेक करने हैं। फर्स्ट लाइन में वर्ड है नो, इसी तरह सेकंड लाइन में है डोव और लास्ट लाइन में है स्नो। ये तीनों एक दूसरे में राइम हो रहे हैं, जबकि थर्ड लाइन में जो लास्ट वर्ड यूज किया हुआ है हियर, वो इन तीनों से अलग है। तो इस तरह से हमारा राइम स्कीम अगर हम दें तो पहली लाइन को नाम देंगे ए, दूसरा वाला चूंकि उससे मैच हो रहा है, उसके साथ राइम है, इसलिए उसका नाम भी हम ए, थर्ड वाला जो है वो ऊपर के दोनों से अलग है, इसलिए उसका नाम बी, और फोर्थ वाला फिर से पहली लाइन से मैच होता है, इसलिए उसे भी हम ए नाम देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टांजा का राइम स्कीम बन जाता है ए बी ए। ये आपको याद रखना रहेगा। आगे बढ़ेंगे सेकंड स्टांजा पर। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वायर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। है ना, क्वायर से मुराद अजीब गरीब, कि मेरा जो हॉर्स है वो सोच रहा होगा कि ये कहाँ पर रुक गए हैं, क्यों कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। है ना, आमतौर से जो इस तरह के इलाके होते थे तो खेतों और जंगलात के बाद फार्म हाउस हुआ करते थे जहाँ पर लोग कयाम करते थे। अब जिस जगह पर पोएट रुके हैं वहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, तो उनका जो हॉर्स है वो भी सोच रहा होगा कि ये क्यों यहाँ पर रुक गए हैं, और उस मंजर को बता रहे बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कि एक तरफ तो जंगलात हैं और दूसरी तरफ एक लेक है। लेक यानी झील है, लेकिन वो भी कैसी है, फ्रोजन लेक। फ्रोजन यानी मुंजमद है, वो जमी हुई है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है तो जो झील का पानी है वो भी बर्फ बन चुका है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और चूंकि बर्फबारी हो रही है तो जिस तरह बारिश के वक्त सूरज की रोशनी कम हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है, वैसे यहाँ पर शाम का वक्त है और बर्फबारी हो रही है तो वहां पर भी अंधेरा छा रहा है। इसलिए पोएट ने उसे कहा डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि ये तो बहुत ही अंधेरी वाली शाम है, साल की सबसे ज्यादा अंधेरी वाली शाम। तो इस तरह से वो थोड़ा सा और उसमें एलैबोरेट कर रहे हैं कि क्या वहां पर मंजर हो रहा है। उसमें भी हम राइम स्कीम अगर देखें तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों लाइन से एक दूसरे में राइम होती है, जबकि थर्ड जो लाइन है
उसका लास्ट वाला वर्ड बाकी तीनों से अलग है, तो उसे भी हम उसी तरह नाम दे देंगे। अच्छा, जो वहां पर हमने फर्स्ट स्टांजा देखा था उसमें थर्ड लाइन में जो राइम वर्ड आ रहा था उससे ही यहाँ पर राइम होकर पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो इस स्टांजा की उसे हम नाम देंगे बी, सेकंड बी, थर्ड लाइन को नेक्स्ट लेटर नाम देंगे सी और फोर्थ लाइन को बी। इस तरह सेकंड स्टांजा का राइम स्कीम बन जाता है बी बी सी बी। आगे बढ़ेंगे थर्ड स्टांजा में। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, है ना। हार्नेस बेल से मुराद यहाँ पर जो घोड़े के गले में घंटियां लगी हुई है वो उसको शेक कर रहा है। शेक करने से मुराद वो अपने सर को हिला रहा है और उसके सर के हिलाने की वजह से घंटियां बज रही हैं। और वो हिलाने का मतलब क्या है? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो गया है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, है ना, कि शाम का वक्त है और तेज हवाएं चल रही है, तो उन तेज हवाओं के चलने की वजह से हवा की चलने की आवाज आ रही है। और ऐसे में वो जो हॉर्स है वो अपनी घंटियां बजाकर पूछ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हम लोग यहाँ क्यों रुक गए हैं, क्योंकि वहां रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें भी राइमिंग वर्ड्स अगर हम देखें, जो इससे पहले का स्टांजा था उसमें हम लेक जो वर्ड था उसको हमने सी नाम दिया हुआ था। यहाँ पर उसी से राइम होते हुए वर्ड्स शेक, मिस्टेक एंड फ्लैग। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइन को हम सी नाम देंगे, जबकि थर्ड जो लाइन है जिसमें वर्ड यूज किया हुआ है स्वीप, वो बाकी तीनों से अलग है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा डी। तो हमारा राइम स्कीम बन जाता है सी सी डी सी। आगे बढ़ते हैं लास्ट स्टांजा पर। लास्ट स्टांजा में द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ना। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि जो जंगलात उसे नजर आ रहे हैं ना, वो जो पेड़ हैं वो बहुत प्यारे। डार्क से मुराद यहाँ पर डार्क एंड डीप, डार्क एंड डीप से मुराद कि वो बहुत घने हैं और चूंकि शाम का वक्त है तो उसमें अंधेरा भी है ना। और वो मंजर उनको अच्छा लग रहा है कि बर्फबारी हो रही है और पेड़ नजर आ रहे हैं वगैरह। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। प्रोमिसेस टू कीप का मतलब होता है टू कीप प्रॉमिस, यानी कोई वादा करना। तो जब आप किसी वादे को आप पूरा करने के लिए कसम उठा लेते हैं तो उसे टू कीप प्रॉमिस कहा जाता है, कि मैंने बहुत सारे वादे किए। बहुत सारे वादे से मुराद कि मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सेम लाइन यहाँ पर रिपीट हुई है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसका मतलब होता है कि मुझे सोने से पहले बहुत दूर जाना है। अब ये एक किस्म का फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज किया हुआ है। कौन सा फिगर है? यस, स्लीप यहां पर सिंबलाइज कर रहा है डेथ को, है ना। तो डेथ जब हम किसी को किसी वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड यूज करते हैं ना, तो यहां पर स्लीप डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। माइल्स टू गो यानी मुझे बहुत काम करने हैं, यानी जिंदगी जब तक है बहुत सारे काम करने हैं इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए। तो पोएट यहाँ पर एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि मुझे मौत आने से पहले पहले बहुत सारे काम खत्म करने हैं। राइट, देखिए अब यहाँ पर ये लास्ट स्टांजा रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेम ऑफ द पोएट आ गया। उसमें अगर हम राइमिंग वर्ड्स देखें तो चारों ही वर्ड्स राइम हो रहे हैं, और ये चारों ही वर्ड्स पिछले वाला जो वर्ड यूज किया हुआ था स्वीप,
उससे राइम होते हैं। तो इस तरह हम इसका अगर हम राइम स्कीम देखेंगे तो चारों ही चूंकि राइम है इसलिए सबका नाम डी हो जाएगा। लास्ट स्टांजा का राइम स्कीम बन जाता है डी 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 डी। तो ये थी हमारी शॉर्ट पोएम जिसमें 4 स्टांजाज आ रहे थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसमें हम देखते हैं पोएम के ऊपर हमारा एक और क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो एप्रिसिएशन में आपको बच्चों ध्यान रखना है, उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें 3 पॉइंट तो फिक्स होते हैं और बहुत इजी है, आपको याद रखना रहेगा। बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं। पहला पॉइंट है टाइटल। टाइटल क्या था? तो टाइटल था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अब टाइटल तो आप आसानी से बता सकते हो, एग्जाम में जो आपको पोएम दी हुई रहेगी उसका टाइटल भी आपको लिखा हुआ रहेगा। टाइटल कहाँ लिखा होता है ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड है नेम ऑफ द पोएट और ऑथर ना, शायर का नाम। तो शायर का नाम अभी हम लास्ट में देख रहे थे, वो हमेशा पोएम के नीचे होता है, ये ध्यान रखेंगे। इस पोएम के जो ऑथर हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। राइम स्कीम यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है जिसमें चारों स्टांजा के राइम स्कीम हमने यहाँ पर लिए है ना। किस तरह हो रहा था अभी हमने कुछ देर पहले उसको समझा। आप अगर नहीं समझा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। फर्स्ट स्टांजा में था ए बी ए, सेकंड में था बी बी सी बी, देन थर्ड स्टांजा में वही कैरी फॉरवर्ड हुआ सी सी डी सी, और लास्ट स्टांजा में चारों वर्ड्स राइम हो रहे थे डी वाले लाइन के साथ। इस तरह से डी 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 डी। अगला पॉइंट होता है फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर कई सारे फिगर्स हैं लेकिन जो एक आसान सा फिगर आप याद रखें, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही लाइन में 2 वर्ड्स सेम लेटर से शुरू होते हों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा है टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। देखिए इसमें वॉच एंड वुड्स दोनों W से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, ये कहलाएगा एलिट्रेशन। इसी तरह हम और भी दूसरी लाइन से देखें, जैसे एक लाइन और हमारे सामने है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। देखिए इसमें लास्ट के वर्ड्स डार्क डीप, ये दोनों सेम लेटर डी से शुरू हो रहे हैं ना। इस तरह से हो जाता है एलिट्रेशन। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है थीम और सेंट्रल आइडिया, जो हमने पोएम के शुरू में ही देखा था। तो वही यहाँ पर हम बता सकते हैं कि मंजर क्या है और किस तरह से पोएट जो है वो उस मंजर से खुश होकर उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उनको बहुत से फराइज पूरे करने हैं, इसलिए उनका माइंड उन्हें वहां रुकने से मना कर रहा है। बच्चों ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इस वीडियो में कोई बात आपको ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।